हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। तो क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट इज़ एक्सेसिबल टू यू। सो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो ओके है, सो दैट आई कैन स्टार्ट। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपका कंफर्मेशन। तो जैसे ही आपका कंफर्मेशन आएगा तो मैं इस डिस्कशन को शुरू करूँगा। यस, डू इट क्विकली ऑल ऑफ यू। सभी कंफर्म कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। तो आज का जो हमारा लेसन है उसमें हम डिस्कस करेंगे एडीआरस को, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। एडीआरस, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। इसको लेकर के लगातार क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए शुरू करते हैं एडीआरस को, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। एडीआरस क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसको कौन यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारे एस्पेक्ट हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एडीआरस क्या है? तो एडीआरस को जब इंट्रोड्यूस किया गया था, इट वाज ईयर 1927। सो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड ये कॉन्सेप्ट है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड in 1927. So ADR is a stock that trades in United States. तो स्टॉक का मीन्स है शेयर। तो इट इज ए शेयर इश्यूड बाय सम कंपनी। वो कंपनी कौन सी है, वो कंपनी कहाँ लोकेटेड होगी, अभी उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, बट ब्रीफली इसको नोट कर लेंगे कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स ये एक शेयर है या शेयर को रिप्रेजेंट करता है और इसकी ट्रेडिंग यूनाइटेड स्टेट्स में होती है। सो ट्रेडिंग मीन्स ऑन यूनाइटेड स्टेट स्टॉक एक्सचेंज। तो वहाँ की जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, तो वहाँ की स्टॉक एक्सचेंजेस में हमारे पास डॉ या नेस्डैक है। सो डॉ जोन्स और नेस्डैक, तो वहाँ की स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पे ये ट्रेड होते हैं एडीआरस। ADR represents a specified number of shares in a foreign corporation. तो ADR किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स। लेट अस से देयर इज one ADR. So one ADR may be equal to say 15 shares of a company, or it may be 10 shares of a company. तो वो रेशियो क्या है, वो डिफरेंट शेयर्स के लिए डिफरेंट होगी, बट देन दे रिप्रेजेंट ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स इन ए फॉरेन कॉरपोरेशन। और ये शेयर्स किसके होंगे? ये शेयर्स होंगे किसी फॉरेन कंपनी के। तो उसको हम कहते हैं एडीआर। ADR purchased and sold on American markets just like regular American stocks and are issued sponsored in United States by a bank or brokerage. तो ADRs को यूएस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर परचेज किया जाता है, सेल किया जाता है। सिमिलरली लाइक अमेरिकन स्टॉक, जो अमेरिका के स्टॉक्स है, वहाँ के जो शेयर्स हैं उनकी तरह ही
इनको भी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सेल किया जाता है या परचेज किया जाता है। और इनको इशू कौन करता है? सो दीज आर इशूड और स्पॉन्सर्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स बाय ए बैंक और ब्रोकरेज। सो यूएसए का कोई बैंक होगा या यूएसए का कोई ब्रोकरेज एंटिटी होगी, वो इसको इशू करेगी या उसको स्पॉन्सर करेगी। तो इसकी वर्किंग क्या रहती है उसको भी देख सकते हैं। तो इस तरह से उसकी वर्किंग है। तो यहां पे हमारे पास है इक्विटी शेयर ऑफ सम कंपनी। लेट अस से दिस कंपनी इज इन इंडिया। सो इक्विटी शेयर है किसी इंडियन कंपनी का। तो ये डोमेस्टिक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, और ये एग्रीमेंट कर लेती है ओवरसीज डिपॉजिटरी के साथ। लेट अस से यूएस की डिपॉजिटरी है, उसके साथ इसने एग्रीमेंट कर लिया। और इंडिया भी में हमारे पास डोमेस्टिक कस्टोडियन है। तो इन दोनों का कस्टोडियन एग्रीमेंट हुआ। और पैसा इसमें कौन इन्वेस्ट करेगा? यूएस इन्वेस्टर्स, ओवरसीज इन्वेस्टर्स इसमें पैसा इशू करेंगे। यानी शेयर्स होंगे इंडियन कंपनी के, लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज जो यूएस का है वहां पे उनको खरीदा बेचा जाएगा। तो ब्रॉडली दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज देयर। इनका पर्पस क्या है? व्हाट इज पर्पस ऑफ इशूइंग एडीआरस? एडीआरस को इशू करने का पर्पस क्या है? Introduced due to complexities in buying shares in a foreign country and difficulty associated with the trading at different prices and currency values। तो जब फॉरेन कंट्रीज में शेयर्स बाय करने हो तो उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और उसके साथ कुछ डिफिकल्टीज हैं विच आर एसोसिएटेड विद ट्रेडिंग एट डिफरेंट प्राइसेस एंड करेंसी वैल्यूज। सो डिफरेंट करेंसी वैल्यूज के ऊपर, डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर जो ट्रेडिंग की जाती है उसमें भी कुछ डिफिकल्टीज हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एडीआरस का यूज होता है। एडीआरस को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अगर कोई यूएस इन्वेस्टर है, उसको लगता है कि एक इंडियन कंपनी, लेट अस से टाटा कंसल्टेंसी, इसकी वर्किंग बहुत अच्छी है और ये इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो देन इसमें कई प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं क्योंकि उसको शेयर बाय करने पड़ेंगे इन ए फॉरेन कंट्री। तो यूएस इन्वेस्टर है, इंडिया में वो बाय करेगा, तो इसमें कई प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। नॉट ओनली दैट, जब वो इसको ट्रेड करेगा, अगर वो परचेज कर भी लेता है, इन्वेस्टमेंट कर भी देता है, जब इसकी ट्रेडिंग की जाएगी उसके द्वारा डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर और करेंसी वैल्यूज के ऊपर, क्योंकि फॉरेन करेंसी की वैल्यू में कई प्रकार की चेंजेस लगातार होंगी। तो नॉट ओनली कि प्राइस चेंज होगी, उसके साथ साथ फॉरेन करेंसी की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इससे भी एसोसिएटेड हैं कई डिफिकल्टीज। तो उन सभी के समाधान के लिए एडीआरस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। US banks simply purchase a bulk of
lot of shares from overseas company, bundle the shares into a group, reissue them or either on New York Stock Exchange or American Stock Exchange और NASDAQ। तो यूएस बैंक्स क्या करते हैं, यूएस बैंक्स और इन्वेस्टिंग एंटिटीज वो क्या करते हैं, वो परचेज कर लेते हैं ए लॉट ऑफ शेयर्स फ्रॉम ओवरसीज कंपनी। लेटर से जैसा मैंने एग्जांपल दिया, अगर वो टाटा कंसल्टेंसी है तो टाटा कंसल्टेंसी के शेयर्स का एक बड़ा लॉट एक यूएस एंटिटी या यूएस बैंक परचेज कर लेगा और फिर इसके बेसिस के ऊपर वो इनको सेग्रीगेट कर लेगा, इनके बंडल बना देगा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और इसके बेसिस के ऊपर वो री इशू कर देगा उनको और इशू करके उनको लिस्टिंग करवा देगा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर या नेस्डैक के ऊपर। सो लाइक दैट। सो वो शेयर जो री इशू किए गए तो वो बन जाते हैं एडीआर और वो रिप्रेजेंट किसको करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक फॉरेन कंपनी के शेयर्स को। सो टाटा कंसल्टेंसी के शेयर्स हैं, सो एडीआर रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स इन ए फॉरेन कॉर्पोरेशन। तो दिस वे इट टेक्स प्लेस। फॉरेन कंपनी प्रोवाइड्स डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द स्पॉन्सर बैंक। ये जो बैंक री इशू करेगा शेयर्स, इसको वो फॉरेन कंपनी फॉर एग्जांपल टाटा कंसल्टेंसी दे विल प्रोवाइड डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ये स्पॉन्सर बैंक शेयर्स इशू करते समय प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये बैंक इस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, तो इट विल शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स। जो स्पॉन्सर बैंक शेयर इशू करेगा उसके बेसिस के ऊपर उनको जो परचेज करने वाले लोग हैं उनके साथ ये इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा। डिपॉजिटरी बैंक सेट्स द रेशियो ऑफ यूएस एडीआर एज पर होम कंट्री शेयर। अब टीसीएस के कितने शेयर एक एडीआर के बराबर होंगे, तो वो कहलवाती है रेशो। सो जो डिपॉजिटरी बैंक है वो ये डिसाइड करेगा कि एक एडीआर में टाटा कंसल्टेंसी के कितने शेयर्स पैक किए जाएंगे। सो डिपॉजिटरी बैंक्स सेट्स द रेशियो ऑफ यूएस एडीआर्स पर होम कंट्री शेयर, पर होम कंट्री शेयर, यानी एक शेयर के अंदर एक एडीआर के अंदर टाटा कंसल्टेंसी के कितने शेयर्स पैक किए गए हैं, तो ये डिसीजन लेता है डिपॉजिटरी बैंक। तो इसमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि टाटा कंसल्टेंसी का एक शेयर एक एडीआर के बराबर होगा ये ज़रूरी नहीं है। तो एक एडीआर के अंदर टाटा कंसल्टेंसी के एक से ज़्यादा शेयर्स हो सकते हैं। सो एडीआर की जो वैल्यू बनेगी उसमें टाटा कंसल्टेंसी के एक से ज़्यादा शेयर हो सकते हैं। दिस रेशियो कैन बी एनीथिंग लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। तो ये रेशियो एक से कम भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। सो एक एडीआर में, सो 1 ADR it could be equal to say 4 shares of Tata Consultancy, or it could also be that it will have only 1.5 share of Tata Consultancy or 1.2 shares of Tata Consultancy
तो ये रेशियो 1 से कम भी हो सकती है और ये रेशियो 1 से ज़्यादा भी हो सकती है. सो दैट वुड डिपेंड अपॉन कि टाटा कंसल्टेंसी की स्ट्रेंथ कितनी है इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ इक्विटी. So this is done because banks wish to price an ADR high enough to show substantial value yet low enough to make it affordable for individual investor. ऐसा करना क्यों ज़रूरी होता है? तो ये रेशो एक इम्पॉर्टेंट रेशो प्ले करती है. तो ये रेशो ऐसे बनाना क्यों ज़रूरी होता है, फिक्स करना क्यों ज़रूरी होती है? सो ADR की जो प्राइस फिक्स की जाएगी वो इतनी हाई होनी चाहिए कि जिससे लगे कि इसमें सब्सटेंशियल वैल्यू है, और वो इतनी कम भी लगे ताकि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स उसमें आसानी से इन्वेस्ट कर सके. यानी दोनों पार्ट्स को बैलेंस करना होगा. सो प्राइस फिक्स करते समय प्राइस शुड बी हाई एनफ ताकि ये लगे कि इसमें सब्सटेंशियल वैल्यू है, एंड प्राइस शुड नॉट बी वेरी हाई, उतनी भी ज़्यादा ना हो जिससे वो अफोर्डेबल ना रहे. सो इट शुड बी लो एनफ टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. Majority of ADRs range between $10 and $100 per share. तो जो ADRs का वैल्यू है आमतौर के ऊपर $10 से लेके $100 पर शेयर के रेट से होती है, पर ADR के बीच में रहती है. सो दिस इज जनरल मेजॉरिटी ऑफ ADRs. सो ADRs को दो तरह से क्रिएट किया जाता है. हाउ दे आर क्रिएटेड? सो दे कैन बी क्रिएटेड इन 2 मेथड्स. उसके 2 मेथड्स हैं. एक मेथड है अनस्पॉन्सर्ड ADRs और दूसरा स्पॉन्सर्ड ADRs का. तो पहले हम बात करेंगे अनस्पॉन्सर्ड ADRs. This arrangement is not initiated by the company concerned, but it is generally set up by one or more US brokers. तो इसमें कंपनी अप्रोच नहीं करती, कंपनी नहीं कहती कि हमारे शेयर्स के ADR इशू करो. रादर USA का कोई बैंक या USA की कोई ब्रोकर एंटिटी, एक या एक से ज़्यादा, तो वो इसको इनिशिएट करते हैं. सो दे इनिशिएट दिस. तो अनस्पॉन्सर्ड में सो दीज ट्रेड ऑन OTC मार्केट. इनका जो ट्रेडिंग है, इनका जो सेल परचेज है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नहीं होता, तो वो होता है ओवर द काउंटर मार्केट. सो ओवर द काउंटर मार्केट जिसमें प्राइवेट तौर के ऊपर प्लेयर्स ट्रेडिंग करते हैं. तो अनस्पॉन्सर्ड में इट इज द पोजीशन. So these are issued in accordance with market demand and foreign company has no formal agreement with the depository bank. तो ये मार्केट डिमांड के मुताबिक इशू किए जाते हैं और फॉरेन कंपनी यानी इस केस में TCS, तो उसका कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता डिपॉजिटरी बैंक के साथ. जबकि स्पॉन्सर्ड ADRs के अंदर पोजीशन डिफरेंट रहती है. अनस्पॉन्सर्ड ADRs आर ऑफन इशूड बाय मोर देन वन डिपॉजिटरी बैंक. आमतौर के ऊपर इनको एक नहीं, एक से ज़्यादा डिपॉजिटरी बैंक इशू करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड के मुताबिक. ईच डिपॉजिटरी सर्विस ओनली द ADR इट हैज़ इशूड. सो अगर एक से ज़्यादा डिपॉजिटरी बैंकों ने इनको इशू किया है तो जिस बैंक ने जिसको इशू किया है वही उसकी सर्विस करेगा, not other ADR, not other depository. So when depositories are more than one, तो हर एक डिपॉजिटरी अपने द्वारा इशू किए गए ADRs को ही सर्विस करेगा. सो इसके ऑपोजिट रहता है स्पॉन्सर्ड ADRs. So what happens in case of sponsored ADRs? Sponsored ADRs issuing company actively promotes the company's ADR in the US, chooses a single depository bank which assumes sole responsibility of administration and dividend payment.
तो उस केस के अंदर जो इश्यूइंग कंपनी है, फॉर एग्जांपल टाटा कंसल्टेंसी, वो अप्रोच करती है, वो प्रमोट करती है अपने एडीआर्स को इन यूएसए, और उस पर्पस के लिए दे अप्रोच ए सिंगल डिपॉजिटरी बैंक, और वो सिंगल डिपॉजिटरी बैंक रोल प्ले करता है एडमिनिस्ट्रेशन का और डिविडेंड पेमेंट्स का। तो अनस्पॉन्सर्ड में कंपनी का कोई इनिशिएटिव नहीं, स्पॉन्सर्ड के अंदर कंपनी का इनिशिएटिव है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इज बॉर्न बाय द इशुइंग कंपनी, तो ये एडमिन की कॉस्ट है जो वो इशुइंग कंपनी बियर करेगी, और नेचुरली जो डिविडेंड पेमेंट का अमाउंट है वो भी इशुइंग कंपनी ही पे करती है। द प्रोसीड्स ऑफ एडीआर इशू आर ऑल्सो रिसीव्ड बाय द कंपनी, तो जो एडीआर इशू किया जाएगा बाय दिस डिपॉजिटरी बैंक, तो वो पैसा कंपनी को भेज देगा इंडिया में, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर। सो इसके अंदर दोनों में डिस्टिंक्शन पॉइंट्स हैं, वो भी हम बड़ी आसानी से ध्यान रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब हम इसके लास्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पॉन्सर्ड एडीआर्स। जो स्पॉन्सर्ड एडीआर्स हैं वो 3 तरह से उनको हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। सो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स, उसके 3 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं स्पॉन्सर्ड एडीआर्स के। I hope you are able to understand everything clearly, और अगर ऐसा है तो क्विकली स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर दीजिए। सो कर देंगे स्माइलिंग आइकन को पोस्ट। सो ये 3 डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं स्पॉन्सर्ड एडीआर इशू के? व्हाट आर दीज 3? सो 3 टाइप्स को डिस्कस करने से पहले क्विकली जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है, तो क्विकली कंप्लीट कर देंगे जिनका लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है। और इस पेज के ऊपर काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए यूज़फुल है, तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को केयरफुली रीड करिए, और कहीं पे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दीजिए। तो अब हम बात करेंगे वो 3 टाइप के स्पॉन्सर्ड एडीआर्स कौन से हैं। तो एक है लेवल 1 एडीआर। लेवल 1 एडीआर के फीचर क्या हैं? सो दिस इज मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ एडीआर, ये मोस्ट बेसिक टाइप एडीआर है। सो यहां पे कंपनी डू नॉट क्वालिफाई और डू नॉट विश टू हैव देयर एडीआर लिस्टेड ऑन एक्सचेंज। तो इसमें कंपनी या तो क्वालिफाई नहीं करती कि वहां की एक्सचेंज के ऊपर उसकी लिस्टिंग की जाए, या वो चाहती नहीं है कि उनकी एडीआर को वहां की स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया जाए। तो इनकी जो ट्रेडिंग है वो ओटीसी मार्केट में होती है, ओवर द काउंटर मार्केट में, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स आपस में डील करते हैं। अब क्योंकि इनको प्राइवेटली इशू किया जाता है और इनकी ट्रेडिंग नहीं होती स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो इसीलिए वहाँ की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, जैसे हमारे यहाँ सेबी है, तो उसी प्रकार से यूएसए में दे हैव सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन सेक, तो उसकी तरफ से भी इसमें रिपोर्टिंग की बहुत कम रिक्वायरमेंट्स हैं।
तो लीस्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम सेक सिंस इट इज नॉट लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज, क्योंकि ये एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है, तो इसलिए वहाँ की जो रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है वो कम है, लीस्ट है। सो सेकंड है लेवल 2। लेवल 2 जो एडीआर्स हैं दे आर लिस्टेड ऑन एक्सचेंज, जैसे डाउ जोन्स है वहां पे या नेस्डैक है, तो दे आर लिस्टेड ऑन दोज एक्सचेंजेस। अब क्योंकि ये लिस्टेड हैं तो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं फ्रॉम सेक दे आर मोर एंड दीज गेट हायर विजिबिलिटी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। तो क्योंकि इनकी ट्रेडिंग होती है लगातार नेस्डैक के ऊपर या दूसरी किसी एक्सचेंज के ऊपर, तो ट्रेडिंग में विजिबिलिटी नजर आती है, तो दे बिकम क्वाइट पॉपुलर फॉर द इन्वेस्टर्स। नाउ लेवल 3। सो लेवल 3 को मोस्ट प्रेस्टिजियस एडीआर्स कहा जाता है, मोस्ट प्रेस्टिजियस। सो इश्यूअर फ्लोट्स ए पब्लिक ऑफरिंग ऑफ एडीआर्स ऑन यूएस एक्सचेंज। तो यहाँ पे एक पब्लिक इशू किया जाता है, पब्लिक ऑफर किया जाता है एडीआर्स का, और फिर उनकी लिस्टिंग की जाती है एक्सचेंज के ऊपर। सो तीनों लेवल्स में हमने देखा, पहले लेवल के ऊपर बहुत बेसिक है और लिस्टिंग नहीं होता एक्सचेंज के ऊपर, ओटीसी मार्केट में ट्रेडिंग होती है, और सेक की तरफ से भी बहुत कम रिक्वायरमेंट्स हैं। सेकंड लेवल है उससे थोड़ा ऊपर, जहां पे इसकी लिस्टिंग होती है, उसी कारण सेक से इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि ये नजर आती हैं जब ट्रेड हो रही होती हैं। और तीसरा लेवल ये मोस्ट प्रेस्टिजियस है क्योंकि इनको इशू किया जाता है एज ए पब्लिक ऑफर इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब एडवांटेजेस क्या हैं एडीआर्स के? सो एडीआर्स के जो एडवांटेजेस हैं वो इन्वेस्टर्स को भी हैं और इश्यूअर्स को भी हैं। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए एडीआर्स आर इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे टू बाय शेयर्स इन ए फॉरेन कंपनी। सो बड़ी आसानी से जो अमेरिकन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा कॉस्ट इनकर किए बगैर इन शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर अवेलेबल इन यूएस स्टॉक एक्सचेंज, सो दे कैन बाय दो शेयर्स देयर इटसेल्फ। उनको इंडिया में नहीं आना पड़ता फॉर दैट पर्पस। As a result, they save money by reducing admin cost and avoiding foreign taxes on each transaction. तो इसके कारण वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बचा सकते हैं। अगर वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे सो दे हैव टू इन्वॉल्व सम एजेंसी, तो दे आर एबल टू सेव दैट कॉस्ट, और इससे वो जो फॉरेन टैक्सेस हैं उनसे भी बच सकते हैं। फॉरेन एंटिटीज प्रेफर एडीआर्स। अब कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है? सो फॉरेन कंपनी प्रेफर एडीआर बिकॉज दे गेट मोर यूएस एक्सपोजर। तो उनको यूएस एक्सपोजर मिलता है, उनको नए इन्वेस्टर्स मिलते हैं, और वहां पे वेल्दी अमेरिकन्स हैं तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो दे टैप इनटू वेल्दी नॉर्थ अमेरिकन इक्विटी मार्केट्स, तो वहां से उनको सब्सक्रिप्शन मिल जाती हैं, तो वो ह्यूज कैपिटल रेज कर सकते हैं। तो दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन बन जाती है, इन्वेस्टर्स के लिए भी और फॉरेन जो कंपनी इशू करवाती है एडीआर्स उसके लिए भी। वेल फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज के इस लेसन के कंटेंट्स हमें बहुत यूजफुल लगे होंगे। तो अब इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। इस प्रकार के और कंटेंट्स हम दूसरे वीडियो में कंडक्ट करेंगे। तो अब मैं आज की क्लास को
वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।